देश भर में कोरोना के मामले 14 लाख को पार कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में तकरीबन 50,000 केस आए हैं। कोरोना का नया एपी सेंटर बिहार बनता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल मामले 40,000 के आंकड़े को छू रहे हैं। उस बिहार में कोरोना से निपटने की तैयारियों की तस्वीरें अब दिल दहला दे देती हैं। एनएमसीएच के मरीजों की लाश नजर आ रही है, कोई उठाने तक नहीं आ रहा। फर्श पर लोगों का इलाज जारी है। कोरोना काल की सबसे डेंजरस तस्वीर अब आप देखिए। से दूर से और कोई डॉक्टर है क्या? चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाइए ना साले। कोई डॉक्टर है? हम कैसे जाएं? ना अभी नहीं दीजिए पानी। डॉक्टर कहाँ है? लग गया काश कलेजे को छलनी कर देने वाली आवाज एक अणे मार्ग की दीवारों को भेद कर नीतीश कुमार के कानों तक पहुंच सकती। आंखों के सामने अपनों को तड़पते तड़पते मरते देखना कैसे असहनीय होता है, शायद नीतीश कुमार समझ पाते। दूर से और कोई डॉक्टर है क्या? चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाइए ना साले। कोई डॉक्टर है? हम कैसे जाएं? ना अभी नहीं दीजिए पानी। डॉक्टर कहाँ है? लग गया ये आवाज सीने से दिल निकाल लेगी। दूर से और कोई डॉक्टर है क्या? चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाइए ना साले। कोई डॉक्टर है? हम कैसे जाएं? ना अभी नहीं दीजिए पानी। डॉक्टर कहाँ है? लग गया बार बार डॉक्टर तक नहीं मिल रहे बिहार के अस्पतालों में। ये तस्वीर पटना के गार्डनर अस्पताल की है। सुबह करीब 10 बजे से लाइन में खड़ी महिला का शाम तक कोरोना टेस्ट ना हो सका। अचानक तबीयत खराब हो गई, महिला बेहोश हुई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल ये महिला स्टेबल है। दूर से और कोई डॉक्टर है क्या? चिल्लाए, डॉक्टर को बुलाइए ना साले। कोई डॉक्टर है? हम कैसे जाएं? ना अभी नहीं दीजिए पानी। डॉक्टर कहाँ है? लग गया मर जाएगा आदमी तब यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा है। एनएमसीएच देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान है, कोई सुन नहीं रहा। कुछ बताएं या कुछ सुनाएं, उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। तस्वीर नंबर 1, घंटों से मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटा कराह रहा है। तस्वीर नंबर 2, ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। पहली डेड बॉडी, उसके ठीक बगल में स्ट्रेचर पर दूसरी डेड बॉडी। सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर तीसरे मरीज का इलाज चल रहा है। कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले अस्पताल की हालत कोरोना के मरीजों की जान ले लेगी। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। इस सच को देखकर और सुनकर सिहर उठेंगे आप। ये बिहार का कोरोना डेडिकेटेड सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच है। पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एनएमसीएच की बदहाली के वीडियो मरीज के एक परिजन ने इंडिया टीवी को भेजा। बिहार के बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार एनएमसीएच से आई ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कोरोना की जांच के नाम पर कैसे मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में गजब का बहार है और नीतीश कुमार हैं कि उनका अज्ञातवास खत्म ही नहीं हो रहा।
पिछली बार इंडिया टीवी ने एनएमसीएच की हालत पर स्वास्थ्य मंत्री की गहरी नींद तोड़ी, तब जाकर मरीजों के बीच स्वास्थ्य मंत्री दर्शन के लिए पहुंचे। मंत्री के अंतर्धान होते ही व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर लौट आई। अस्पताल के अंदर की तस्वीर तो आपने देखी, अब बाहर की देखिए। मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हम अपने फैमिली को भी लाए हैं कि चेकअप करा लेंगे। एक तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, 2 दिन से मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है लेकिन कोई कॉल नहीं आया। ठीक है, और जब मैं खुद आया हूं अपनी फैमिली को यहाँ पे चेकअप कराने के लिए, तो यहाँ पे बोल रहे सरकार का नया गाइडलाइन आया है कि अब यहाँ पे चेकिंग नहीं होगा। कुछ लोगों को जांच कराए बगैर घर भेज दिया जा रहा है। वो मरे या जिंदा रहे, किसी का क्या जाता है। आपने देखा किस तरह बिहार के लोगों के लिए कोरोना काल बनकर आ गया है, लेकिन बिहार इस बार कोरोना और कुदरत के डबल अटैक को झेल रहा है। लोग बेमौत मर रहे हैं। बाढ़ की वजह से 10 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। 12 जिलों में हाहाकार मचा है। कहीं इंसान तिनके की तरह बह रहा है, तो कहीं झुंड के झुंड मवेशी को सैलाब अपने साथ बहा ले जा रहा है। रक्सौल से आई इन तस्वीरों में लाखों टन वजनी ये पिकअप वैन आपकी आंखों के सामने जल्द समाधि ले लेगी। गोपालगंज से आई तस्वीरों में इन्हीं विकराल लहरों के बीच दर्जनों नीलगाय तिनके की तरह बह गई। मोतिहारी में बाढ़ के पानी में 2 बाइक सवार देखते देखते बह गए। कैमरे में कैप्चर लाइव तस्वीरों को देखिए। निकाल दे, गाड़ी छोड़ दे यार, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी कौन जगह छोड़ दे। मोतिहारी में ऐसी बाढ़ आई कि घर बाहर बह गए। इंसान भी पानी के संहारक तेवर के सामने टिक न पाया और वो भी तिनके की तरह बहने लगा। इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू चलाया और कैसे इंसानों की जान बचाई गई उसे देखिए। कोई नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं। घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ हाँ, बस वहीं रहिए, आ गए हम लोग, आ गए। खून पसीने की कमाई लुट जाने का दर्द क्या होता है, इस तड़प से आप समझ सकते हैं। गोपालगंज के लोगों के लिए तो बाढ़ नियति सी बन गई है। सालों की मेहनत, खून पसीने से खड़ा घर, पाई पाई जोड़कर खरीदा गया सामान, मवेशी, सब कुछ बाढ़ बहा ले गई। जमा पूंजी जोड़कर जो पैसे इकट्ठा किए, वो राहत में लगे हेलीकॉप्टर की वजह से लुट गया। इसी गोपालगंज से आई कुछ और तस्वीरों को देखिए। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री गिराई जा रही थी। इंसान और जानवर दोनों इतने भूखे थे कि राहत सामग्री के लिए टूट पड़े, क्योंकि बाढ़ से सारा अनाज बर्बाद हो गया है। न इंसानों को खाना मिल रहा, न जानवरों को, और अब तो लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब उधम सिंह नगर से आई तस्वीरें देखिए। पानी में रस्सी फेंकी गई। पानी की तेज धार सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। इस सैलाब का शोर ही डराने वाला है। इसके बीचों बीच 2 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत चल रही है। ये तस्वीर किच्छा बैराज की है, जहां 2 लोग मछली पकड़ने गए और अचानक आई तेज सैलाब के मझधार में फंस गए। बिहार के 12 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। आसमानी आफत से करीब 10 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़कर नेशनल हाईवे और दूसरी ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ले रहे हैं। बिहार में बाढ़ और कोरोना का डबल अटैक है, तो वहीं पूरी दुनिया के लिए चीन और पाकिस्तान की जोड़ी एक नया खतरा बनते जा रहे हैं। दुनिया को कोरोना का दर्द देने वाला चीन अब पाकिस्तान में वुहान वाली लैब खोल रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन ने खतरनाक जैविक हथियार तैयार करने की एक सीक्रेट डील की है। इस डील के तहत पाकिस्तान अपने यहां चीन की फंडिंग से केमिकल हथियार तैयार करेगा, जिसका निशाना होगा भारत। वुहान जैसा लैब तैयार करने के पीछे क्या है चीन और पाकिस्तान की मंशा, खास रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में मौत का कोरोना वायरस बांटने वाला चीन के दिमाग में कितने खतरनाक मंसूबे पल रहे हैं, उसका सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है।
चीन और पाकिस्तान के बीच हुई सीक्रेट डील। वुहान लैब की तरह पाकिस्तान में होगी रिसर्च। घातक वायरस बैक्टीरिया पर जारी है काम। दुनिया की नजरों से बचना चाहता है चीन। पाकिस्तान को भारत से भिड़ाने की फिराक में चीन दुनिया की नजरें खुद से हटाकर जैविक युद्ध के लिए पाकिस्तान को केंद्र बना रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच सीक्रेट समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान में खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस पर रिसर्च करने में मदद कर रहा है। इस प्रोग्राम को चीन पूरी तरह से फंड कर रहा है। वुहान के जिस इंस्टीट्यूट को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, अब वहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत के खिलाफ बायो वॉरफेयर की रणनीति तैयार करेगा। ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेटिंग वेबसाइट क्लॉकसॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने पाकिस्तान मिलिट्री के साथ एक बड़ी डील की है। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वुहान की एक लैब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और अब तक 6.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। चीन ने कभी अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, लिहाजा उसने पाकिस्तान को अब नया ठिकाना बनाया है। चीन पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के तहत हर तरह के टेस्ट को पूरा कर लिया गया है। इन टेस्ट के जरिए बेलिलस यूरेंजेनिस यानी बीटी को अलग करने का काम किया गया है। ये एक एजेंट है जो एंथ्रिक्स जैसा ही है। वुहान लैब की तरफ से पाकिस्तान को बीटी के लिए री एजेंट सप्लाई किए गए हैं। चीन पाकिस्तान के जैविक हथियार तैयार करने के पीछे का पूरा खेल क्या है, ये आपको समझाएं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जैविक हथियार आखिर होते क्या हैं और पाकिस्तान की लैब में कौन सा बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया जा रहा है। लैब में खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को तैयार किया जाता है। इनको हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि बिना शोर शराबे के दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान ने 1997 में भारत की तरह केमिकल हथियार ना बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर होता है। पाकिस्तान जैविक हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, आतंकवादियों के जरिए केमिकल हमला करा सकता है। अगर उसकी लैब से वायरस लीक हुआ तो भारत पर संक्रमण का सीधा खतरा होगा। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर किसी भी तरह के जैविक हथियारों पर रिसर्च की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन यह सच है कि चीन और पाकिस्तान पहले ही क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस यानी CCHFV पर काम कर चुके हैं और पाकिस्तान इस वायरस पर ऐसी लैबों में काम कर रहा है जो बायो सेफ्टी लेवल 4 से लेस नहीं है। राजस्थान की राजनीति में रोजाना ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। अशोक गहलोत की मांग पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। सत्र बुलाने की गहलोत सरकार की मांग पूरी हुई तो अब बीएसपी ने राजस्थान में धमाकेदार एंट्री मारी है। अपने 6 विधायकों को मायावती ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का व्हिप जारी किया है। पहले से ही मुश्किल से घिरे अशोक गहलोत को अब बीएसपी के फ्रंट पर भी लड़ना होगा। राजस्थान में राजनीति का ऊंट कितनी करवटें बदलेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल राजनीतिक पंडितों के पास भी नहीं है। नित नए अपडेट के बीच राजस्थान में सियासत और सत्ता भंवरजाल में उलझी हुई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर गेंद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में डाल दी है। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल ने शर्तें रखी हैं। विधानसभा सत्र 21 दिन की समय सीमा में बुलाया जाए। राज्यपाल ने सरकार से पूछा है कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह से किया जाएगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें 200 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के जुटने पर कोरोना संक्रमण का खतरा न हो। अगर किसी को संक्रमण हुआ तो उसे कैसे रोका जाएगा। इसके अलावा बहुमत परीक्षण हो तो उसका लाइव प्रसारण भी करना जरूरी है। अशोक गहलोत सरकार सियासी ड्रामे के बीच 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है ताकि सरकार बहुमत साबित कर सके। राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब खुद अशोक गहलोत को तय करना है कि वर्तमान हालात में राज्यपाल की शर्तों का पालन करते हुए विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के लिए वो क्या करेंगे। इस बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अपील स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की ओर से लड़ाई को अब अदालत की बजाय राजनीतिक रूप से लड़ने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है। इधर राजस्थान के इस सियासी जंग में बहुजन समाज पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई।
बीएसपी ने अपने उन 6 विधायकों के नाम व्हिप जारी किया है जो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। यानी राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक में एक नया पेच फंस गया है। बहुजन समाज पार्टी के इस कदम से गहलोत सरकार का संकट और बढ़ गया है। बीएसपी ने पार्टी छोड़ने वाले 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का व्हिप जारी किया है। मर्जर जो है पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी और इनके हर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में हमारे एमएलएज हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे नेशनल लेवल में, हर स्टेट लेवल में अगर मर्जर करती कांग्रेस पार्टी से तो मर्जर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने कोई मर्जर नहीं किया, तो राजस्थान में मर्जर कहां से हो जाएगा। 2018 के चुनाव में संदीप यादव, वाजिब अली, दीप चंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुधा बसपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इन विधायकों ने पिछले साल 16 सितंबर को कांग्रेस में एक समूह के रूप में विलय के लिए अर्जी दी थी। इस विलय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को मजबूती मिली और 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 107 हो गई। लेकिन मामला अगर उल्टा पड़ा तो बीएसपी के ये 6 विधायक और सचिन पायलट के कुल 18 विधायक अशोक गहलोत सरकार का खेल बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली के बाद भुवनेश्वर में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। खबर पर डिटेल ब्रेक के बाद।